तो अवश्य सरकार सोचेगी, लेकिन एक्सेस यूज आपका बता दूं, युवाओं का डेली यूज क्या है सोशल मीडिया का? नॉट लेस देन 3-4 आवर्स, नॉट लेस देन। तो मर्यादा तो हर जगह रखनी पड़ेगी। बाहर तो हम शस्त्र से लड़ लेंगे बॉर्डर पे, लेकिन नीचे शास्त्र से भी लड़ना पड़ेगा, शास्त्र का सहारा लेकर। बोलिए जी, माइक दो किसी को। जी सर मेरा हेलो सर, मेरा सवाल है, भारत सरकार अक्साई चीन को वापस लेने के लिए क्या कोई स्टेप्स ले रही है कि नहीं? देखिए, आपको मैं एक अनस्टोल्ड स्टोरी कहूंगा। अब जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहे हो ना, अक्साई चीन या जो भी है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा। जिस समय जो सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस रही हो, कोई भी रही हो, देश ऐसी स्थिति में था कि किसी को अन्न की कमियां थी, अंग्रेज चल बसे थे, नया लोकशाही व्यवस्था का पुनर्स्थापन करना था, तो जिन्होंने किया उस समय के लिए अच्छा किया। रही बात आजादी के बाद, जनता पार्टी की भी एक सरकार आई, दूसरी पार्टी की भी आई, तीसरी पार्टी की भी आई, जनता की सरकार भी आई। देखिए, दुनिया में 3 प्रकार के हमारे विश्व के साथ संबंध होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ। एक है मित्र देश, फ्रेंड कंट्री। मित्र किसको कहते हैं? जिसके घर जा सकते हैं, जिसको घर में बुला सकते हैं, है? एक ऐसे दुनिया में हमारे मित्र देश। दूसरा होता है व्यापारी देश, जिनसे हम माल खरीद सकते हैं, माल बेच सकते हैं, लेकिन घर में बुला नहीं सकते। एंड थर्ड, दैट इज एनिमी कंट्री। सो नेवर टू बिलीव, किसी के भरोसे नहीं रहना। जब ताकत खड़ी होगी तो सीना तान के वापस लेंगे। वो जज्बा आज भी हमारा है, कल भी होना चाहिए, चाहे अक्साई चीन हो, चाहे कुछ भी हो। और हमने किया है। हमारे अभी जो बात कर रहे थे ना, हमारी विरासत को 12 साल के कालखंडों में 712 से 1757 मुगल, तुर्क, अफगान, मंगोल, सारी भारत की संस्कृति को निष्कासित उखाड़ दिए। घंटारों करते मंदिर के शिखरों को तोड़ दिए, लेकिन फिर भी यहां मंदिरों के घंटारों बजते थे। 1000 साल की गुलामी आक्रांताओं के कालखंड में भी, और फिर से शिखर आकाश को छूने तक घंटारों आज भी सुनाई दे रहा है। देखिए, हमारी जो मानसिकता, मानसिक क्षति जो हमें हुई है ना, वो आर्थिक से ज्यादा हुई। Our economy is driven by Britishers, but the brain has been disturbed. हम यही समझने लगे कि हम गुलाम रहे हैं 1000 साल के, 200 साल के अंग्रेज के। ये मानस बदलना है। गुलामी का मानस बदलेगा तब भारत की ताकत बढ़ेगी। हमने मान लिया कि हम पराजित थे, जैसे अभी कहते थे। इतिहास तो लिखा है, नई शिक्षा नीति आ रही है, और मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। हमको तो पढ़ने नहीं मिला, आपको भारत का सही इतिहास पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए अक्साई चीन की जो बात कर रहे हैं, 1 इंच भी भूमि, हमारी ताकत खड़ी हो रही है। समय आएगा
हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। हम संस्थानवादी नहीं हैं, हम विस्तारवादी नहीं हैं, लेकिन हमारे पर कहीं किसी ने आंख उठाई तो अब ऐसा भारत नहीं है। अब तो आंख फोड़े वैसा भारत है अगर दिखाई तो अक्षय चिन्ह होगा और आपके समय में भी होगा। शायद हम नहीं होंगे, हमारी उम्र ज्यादा है। और बोलिए बेटा। जैन सर। जय हिंद। सर मैं बिहार से हूँ और बिहार के कुछ मुद्दों पर सर हमें बात करना है, खास करके सर वहाँ के कृषि का। तो सर महात्मा गांधी का एक कथन है सर कि भारत गांव में बसता है। तो सर वो गांव का जो सर मतलब यहाँ हम देखें तो कृषि का, जिसमें सर बिहार का सर 76%, 76% आबादी कृषि पर से निर्भर है और उनका सर जीडीपी में सर 24%, लगभग 24% योगदान है सर कृषि का। लेकिन सर हमें दुर्भाग्यवश कहना पड़ रहा है कि सर वहाँ परिवहन की व्यवस्था ना रहना, कृषि भंडारण की व्यवस्था अच्छा ना रहने की वजह से वहाँ का सर पलायन दर जो है सर 15% के 15-16% के आसपास है। और सर राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम सर ये पलायन का प्रतिशत देखें तो 6% है सर। तो इसके लिए हमारे सर सरकार क्या कदम उठा रही है और इसका क्या दिशा है सर? क्योंकि सर महात्मा गांधी का एक कथन और हम कोट करना चाहेंगे सर कि क्योंकि सर अभी सर वर्तमान में राजनीति में ये चल रहा है कि वो उसके ऊपर दोषारोपण कर रहा है और वो उसके ऊपर। तो सर हमें महात्मा गांधी के एक कोट से हम सर पूछना चाहते हैं कि उनका कहना है कि सर हमें बाघ नहीं बल्कि बाघ की प्रवृत्ति को बदलना है, यानी हमें सरकार नहीं सरकार की प्रवृत्ति को बदलना है। तो ये सरकार की प्रवृत्ति कब और कैसे बदलेगी सर? थैंक यू सर। आपने पीड़ा व्यक्त किया है, आई कैन अंडरस्टैंड। किसान की पीड़ा, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं ठीक से समझता हूं। ज्यादा असर है उतना सही है। और आपने कहा 20-26% कृषि का राष्ट्रीय कुल उसमें आय में योगदान है, तो आप गलत है। नहीं, ये भी गलत है। नेशनल एग्रीकल्चर शेयर जो 47 में 65% था टोटल इनकम में हिंदुस्तान की, आज 14% है। 47 में it was 65% share and that was the reason India was called कृषि प्रधान। आज 14% है। बाकी क्या बड़ा है? सर्विस एंड सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर। कृषि एक ऐसा विषय है, हमने हमारी भूमि जो थी ना, कृषि भूमि, आज बंजर हो गई है, उसकी उर्वरा खत्म है। हम लोग जो खा रहे हैं ना, जहर खा रहे हैं। आप मानते हो ना? केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर। इसलिए इसका रास्ता है। मोदी जी ने अभी जो किसान सम्मान निधि की बात की है, दे रहे हैं 5 साल से, सपोर्ट प्राइस है, कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, 6,000 है साल का। लेकिन देश में 10 करोड़ किसान जिसको 6,000 देते हैं तो साल का 60,000 करोड़ और 5 साल का 3 लाख करोड़ रुपया किसान के अकाउंट में जाता है। फिर भी किसान खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है कि आजादी के बाद जिस तरह से इस देश को चलना चाहिए था, जो गांधी जी के ग्राम स्वराज की कल्पना करके इस देश में आजादी आई, तो कृषि आज नहीं तो कल, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की होगी, कृषि को बचाना पड़ेगा। आज हमारे पास 15 करोड़ हेक्टेयर लैंड है और हमारी आबादी 145 करोड़ है।
आज के वृद्धि दर से, जनसंख्या वृद्धि दर से 2060 में भारत 250 करोड़ होगा और एग्रीकल्चर लैंड 15 करोड़ हेक्टेयर से घटकर 13 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगी। तो गेहूं का दाना कोई कारखाने की पाइप से नहीं निकलेगा। आज हम आत्मनिर्भर है, फिर भी हम 80 लाख मैट्रिक टन एडिबल ऑयल हमें इंपोर्ट करते हैं। 40 लाख दलहन और दिलहन, ये जो कहते हैं हम, वो इंपोर्ट करते हैं। किसानों को प्रेरित कर रहे हैं हम लोग कि प्राकृतिक कृषि पे लाइए, लागत कम करिए और सरकार प्राइस देती है, उससे गुजारा चल सकता है। लेकिन सरकार हमारी हो या किसी को, आने वाले समय में कृषि के बारे में सबको सोचना ही पड़ेगा। हमारी सरकार तो जितना हो सके हम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। फर्टिलाइजर में हम कितनी सब्सिडी देते हैं मालूम है? 2,90,000 करोड़। यूरिया, डीएपी, एनपीके 2,90,000 करोड़ पर ईयर। फिर भी किसान खुश नहीं है। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन हमारा रास्ता, हमारा मकसद और हमारा ध्येय, उसमें कोई कमियां नहीं है। सवाल यह है कि किसान भी रहे, किसान की भी तरक्की हो, किसान के बेटियों की तरक्की हो, और हो सके तो प्राकृतिक कृषि पे अगर हम जितना जाएंगे उसका डबल मूल्य मिलेगा हमको। विश्व पूरा खुला है, अगर ताकत है तो हम फेंके, यही हमारा मकसद है। और बोलिए। हाँ, कहीं कोई माइक दो किसी को। हाँ, पीछे बोलिए भैया। यस सर। सर, अभी जो उपराज्यपाल जी है वो बता रहे थे कि जो अपनी आर्मी है तो ट्रेनिंग के लिए इन्होंने अग्निवीर योजना की है। ठीक है सर, मानते हैं। तो ये इन्होंने 4 साल का जो ये किया है, तो सर 4 साल बाद में ये ट्रेनिंग के लिए रहेगी क्या आर्मी? हमारी जो युवाओं का करियर बर्बाद हुआ है सर। मेरा ऑलरेडी 3 साल से आर्मी का अग्निवीर का पेपर क्लियर है सर। मैं ट्रेनिंग में वो फिजिकल देने नहीं जा रहा सर 3 साल से। सर जो ट्रेनिंग करवाएंगे क्या जो आर्मी के नौजवानों को? सर वो बोल के गए कि ट्रेनिंग कराएंगे हम। बैठिए। देखिए, ये अग्निवीर योजना क्यों आई? आपको किसी को मन में कुछ है? कोई बता सकता है क्यों आई? कोई एक बता दो कि आपके मन में क्या है कि अग्निवीर योजना आने के पीछे क्या मकसद है? बोलिए। इनको माइक दीजिए। हाँ, बोलिए। सर, जैसे इजराइल का मॉडल है, यस, वैसे सिविलियंस जो है वो ट्रेन भी हो एज अ सोल्जर और उनके मन में भी वो देशभक्ति का भाव आए। बैठिए। ये योजना इसलिए आई कि हमारी पॉपुलेशन जो है 145 करोड़ और सम लैक्स प्लस। देखिए, ये कोई नौकरी नहीं है। इट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। कल उठ के इस देश को बचाना है तो आने वाले 10-20 साल में हर घर से एक फौजी घर की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए वहां मैदान में खड़ा चाहिए। यह समय आया है। उसके लिए नहीं, ये 4 साल के बाद भी उनकी उम्र तो कोई 22 साल से ज्यादा, 25 साल से ज्यादा नहीं होगी। नहीं, नौकरी तो 32 साल तक मिलेगी सेंटर और स्टेट में। सवाल ये नहीं है। इट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट। मैं तो कहता हूं इट इज अ ट्रेनिंग विद द रेम्यूनरेशन। और उसके बाद में जो बिजनेस करना है तो सरकार ने उसके लिए सपोर्ट रखा है। उसके बाद में नौकरियों में, अभी तो सरकार में है, बाद में प्राइवेट में भी जाएंगे, लेकिन दे विल बी द ट्रेन्ड पीपल, द ट्रेन्ड यूथ
इट इज नॉट ए परमानेंट कैरियर। परमानेंट कैरियर का दूसरा भर्ती चल नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि सब इसी भर्ती, इसमें से जितने भी उसमें योग्य पाए जाएंगे वो परमानेंटली आते जाएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। इजराइल को देखिए, 56 देशों के बीच सीना तान के खड़ा है। क्यों? एवरी यूथ इज ज्वाइनिंग द फोर्स, एवरी यूथ इज ज्वाइनिंग द फोर्स एंड देव द रियल राष्ट्र प्रेम जिसको हम कहते हैं ना, मरने के लिए तैयार है। हम देश के लिए जीने के लिए तो तैयार है, लेकिन देश के लिए मरने का उतना ही तैयार रहना पड़ेगा जिस तरह से वर्ल्ड का पूरा पॉलिटिकल सिनारियो इज गेटिंग चेंज्ड। अब बॉर्डर की लड़ाई नहीं आएगी, अब आकाश की ही आएगी। एंड ये आ जाने के बाद तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी एंटी ड्रोन सिस्टम, उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। वी आर चेंजिंग, द वर्ल्ड इन चेंजिंग, एंड दैट्स व्हाई वी नीड द सोल्जर्स इन एवरी हाउस। जी देते हैं भैया, इनको खास नहीं दे रहे हैं आप। ये भी डिसिप्लिन का हिस्सा है, कई बार अवसर नहीं मिलता। नहीं कोई बात नहीं भैया, हमारे लिए तो सभी बच्चे एक है, चाहे हाथ उठाया बोला। हम तो कहा। सर मेरा प्रश्न है कि यदि सत्ताधीश ही अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाए तब हम उस पर क्या कर सकते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की एक सुप्रसिद्ध पंक्ति है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन क्या आज हमें हिम्मत है कि हम कह पाए सिंहासन खाली करो कि जनता आती है? बैठिए 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 भैया। देखिए, सरकार से सवाल होते ही हैं, और सरकार से सवाल ना करे तो करे किससे? आपकी बात सही है। नहीं तो सिंहासन खाली करो ऐसा नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया, मैं उसी पे आता हूं। इट वॉज द ईयर ऑफ 1975 इमरजेंसी के बाद, ठीक है। एक प्रधानमंत्री की चुनावी प्रक्रिया गलत ठहराई गई, उसके लिए पार्लियामेंट में कानून बदले गए। एक कोई बोलता था ना, बहुमत के जोर पे बदला गया। उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक हुई, दिल्ली में बहुत बड़ी रैली हुई जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया। सिंहासन खाली करो जनता आती है। क्या हुआ? हमको भी उस समय पूछते थे, मैं अटल जी को भी पूछते थे कि आप क्यों इनके साथ गए। जनता, बाकी सारी पार्टी का विलीनीकरण हो गया, संस्था, कांग्रेस, लोक दल वगैरह वगैरह। क्या हुआ? सिंहासन तो खाली हो गया, 5 साल पूरा नहीं हो चला। देखिए, आज हम क्यों कमिटमेंट कर रहे हैं? स्टेबल गवर्नमेंट, एबल गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंटों के कारण जो स्वप्न था भारत का वो टूटा। इसलिए सरकार से सवाल करने चाहिए, वाजिब सवाल करने चाहिए, जवाब भी मिलेगा। लेकिन जहां इनजस्टिस होता है, द कोर्ट इज देयर, रेमेडीज आर देयर। बट रेमेडी का मतलब ये नहीं है कि रोड पे न्याय हो। न्याय जहां जहां रोड पर हुआ है, वहां जहां जनता ने भुगता है। बैठिए बैठिए। देखिए, इसके लिए विरोध पक्ष होता है, वो करता है, और चुनाव भी हर 5 साल में आता है। जनता तय करती है, तो तय तो करती है। और आप जब चुनते हैं
किसी व्यक्ति को, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी व्यक्ति को चुना, आप वोट देते हैं। आज अपेक्षाएं पहले के मुकाबले बढ़ गई है, लोगों की भी, और लोकशाही की प्रक्रिया में जागृति भी बहुत है। आज लिखना, पढ़ना, जानकारी लेना सब युवा नहीं, सभी लोगों के पास है। तो सभी लोग जानते हैं कि हमारा अधिकार क्या है। इसलिए जरूर लड़ना चाहिए। आंदोलन कोई बुरी चीज नहीं है। अगर बुरी चीज होती तो गांधी जी नहीं करते। लेकिन आंदोलन गांधी जी का सदैव अहिंसक रहा, और उन्होंने जब जरूरत पड़ी, जब हिंसा हुई तो वापस लिया। हिंसा कतई अपने लोगों के बीच की हिंसा होनी चाहिए। बॉर्डर पे जहां खून बहाना है, हमारे वीर शहादत देते हैं, लेकिन मेरी मातृभूमि में किसी का सर फूटा जाए, ऐसी लोकशाही रक्त रंजित नहीं होनी चाहिए। आगे बिटिया। नमस्कार सर, मेरा नाम संजना शर्मा है, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। सर, कल से हम सभी यहाँ पर हैं। कल भी बहुत चर्चा हुई, हमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों से काफी कुछ जानने का मौका मिला, और आज भी वही सिलसिला चल रहा है। सर, मैंने देखा कि हमें कल से ये बातें बोली जा रही हैं कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूथ। हमारा जो लोकतंत्र है वो युवाओं से चलेगा। आने वाला 2047 का विकसित भारत युवाओं से बनेगा। युवा सर अपनी अहमियत को कल से ही जान रहे हैं, जो हमें कई लोगों ने दर्शाई है कि युवाओं की अहमियत क्या है भारत के लिए। सर, कुछ डेटा से आपको परिचित कराते हुए मैं अपना सवाल रखना चाहूंगी। 1.3% एमपीज भारत में 30 साल या उससे कम के हैं। 9.6% के एमपीज 40 साल या उससे कम के हैं। 18.1% एमपीज 45 इयर्स या उससे कम के हैं। सर, जब भारत की 65% जनता इन युवाओं से मिलकर बनी है, इन युवाओं की अहमियत को बताती है, तो संसद में हमारे युवा क्यों नहीं है? क्यों युवा केवल युवा संसद तक लिमिटेड है, दिल्ली की संसद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्यों सर हम ये सुनते रहे कि 45, 47 साल के लीडर्स आगे ये बोले कि हम युवा नेता हैं? सर, युवा लीड कर सकता है भारत को, हमारे अंदर काबिलियत है, हम लीड कर सकते हैं। इस पे आपके विचार जानना चाहूंगी। धन्यवाद सर। आज युवा जोश बोल रहा है, युवा जोश बोल रहा है, जोश। बहुत अच्छा सवाल है। होना चाहिए, मैं भी मानता हूं। क्यों नहीं है वो भी बताता हूं। होना चाहिए वो मेरा अंदर का निजी मानना है, मैं पार्टीगत मानने की बात नहीं कर रहा हूं। आई बिलीव। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? नहीं इसलिए हो रहा है कि युवाओं को राजनीतिक प्रशिक्षा कहां से मिलती है? एक जमाने में आज भी यूनिवर्सिटीज में वो चुनाव लड़ते हैं, यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़ते हैं, वहां से लीडरशिप पैदा होती है। कहीं एनएसयूआई होता है, कहीं एबीवीपी होता है, कहीं दूसरा सीएसआईएफ होता है, कुछ भी होता है, लीडरशिप वहां से आती है, वो युवा लीडर है। उसमें से युवा लीडर बहुत आए, आज भी आ रहे हैं, लेकिन जिस मात्रा में आना चाहिए उतने नहीं है। ये बात मैं मानता हूं, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जिस मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि यू आर बिटवीन द एज ऑफ 18 to 30, दैट इज 40% ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन युवा। तो आना चाहिए लेकिन आते नहीं है। क्यों? राजनीति 3-4 मुद्दों पे चलती है।
कोई भले भाषण दे दे कि हम ज्ञाति जाति में मानते नहीं हैं, मैं भी भाषण दे दूंगा, लेकिन जब टिकट देने का समय आता है, एक मिनट, ये चल रहा है, ये चल रहा है आपके लिए समझ, युवा का चल रहा है भैया, चल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, ये पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है, इसमें किसी पार्टी का दोष नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो। मानस ऐसा बनता है कि मेरे सामने तो कोई चैलेंज खड़ा होना नहीं चाहिए, एक बात यह है। दूसरा, कौन जाति का ज्यादा जनसंख्या है उसको टिकट देंगे, कोई भी पार्टी, क्योंकि जीतना है ना। देखिए, सारी समस्या वहां है, उसमें सामाजिक नीतिमत्ता से लेके देखिए आप नैतिक मूल्यों का, द सोशल मोरल ऑफ सोसाइटी, ethics and moral are deteriorating, and anyone who comes from that society, whether it is bureaucratic or a politician, he comes from there. तो पहली तो आवश्यकता यह है कि हमारे युवाओं को निराशा से बाहर निकालें, उसकी मन में जो शंकाएं हैं उसका समाधान करें। युवाओं को आगे आने का अवसर हर पार्टी देती है, हर पार्टी का युवा मोर्चा होता है। इट इज द यूथ हु हैज टू गेट एक्सेप्टेड एमंग द पीपल। और अगर ताकत होगी ना युवा में, तो किसी पार्टी को जख मार के भी टिकट देना पड़ता है। दैट यू मस्ट डिजर्व। जी नमस्ते सर। नहीं, वो मतलब मैंने नहीं मैंने नाम लिया, मतलब मेरा तो ये कहना था कि स्टूडेंट लीडर्स जो होते हैं चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, नहीं आपका सवाल ले लिया, बैठिए, कोई बात नहीं। सर नमस्ते। जी भैया, सर आपको आपने भी बाद में कहता हूं आपको। हाँ सर, आपने भी बताया था कि सरकार हर वो योजना तब स्टार्ट करती है जब कोई पीड़ित होता है, और माननीय उपराज्यपाल महोदय ने बताया था कि योजना तब चालू होती है जब कोई भूखा होता है। और एक तरफ उपराज्यपाल महोदय बोलते हैं कि उन जैसे एक सशक्त इंसान को राशन कार्ड की जरूरत पड़ी और अपना इलाज कराने में, और जो जनधन योजना है, सॉरी जनधन योजना की भी उनको जरूरत पड़ी। तो सर ये पैसा जो आयुष्मान योजना की उनको जरूरत पड़ी, तो सर वो शायद भूल गए होंगे, तो मैं बता देता हूं सर, ये जो पैसा है ये उस मिडिल क्लास इंसान का है जो मेहनत करके टैक्स पे के देता है, और ये चीज एक हर कोई यूज नहीं कर सकता है सर। बैठिए। एक बात है, आपने जो कहा सवाल अच्छा है, और आपके मन में जो प्रश्न है वो भी ठीक है। देखिए, मैंने जो कहा था ना, योजना वोट के लिए नहीं निकलनी चाहिए, मैं कहता हूं, ये मेरा निजी मंतव्य है। योजना लोगों के दुख दर्द कैसे मिटे, वो दर्द से निकलनी चाहिए। पॉपुलर पॉलिटिक्स से निकलेगी तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी, किसी भी की होगी। ये उसमें मैं गलत नहीं कहा, आई डू स्टिक टू दैट। रही बात आपने गवर्नर साहब की बात की, उस विषय में मैं तो बैकग्राउंड नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं कह सकता। बट आज इस मंच से खड़ा हूं, एंड आई हैव ऑल द राइट। मैं एक राज्य का प्रॉस्पेरिटी राज्य का गृह मंत्री रहा हूं, मैं इस मंच से कह सकता हूं कि कांस्टेबल से डीजी,
मेरे जिंदा होते हुए नहीं कहेंगे कि 1 रुपया देना पड़ा, मरने के बाद नहीं कहेंगे। दैट इज व्हाट एज ए पॉलिटिशियन आई एम टेलिंग यू। इट इज अप टू द मैन, whoever he may be, it is up to the man to believe what he believes. तो इसलिए मैं किसी प्रश्न का उत्तर देने से मैं परहेज नहीं करूंगा, लेकिन मैं सत्य भी बताऊंगा कि आज जो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए एवरीवेयर, इट इज ए दायित्व, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबका दायित्व है और दायित्व से कोई हम मना नहीं कर रहे हैं भैया। बस हो गया आपका। और दूसरा की, हाँ माइक दो। नमस्कार सर। सर, आज हम भारत विकास की बात करते हैं कि इंडिया काफ़ी सारी चीज़ों में डेवलपमेंट कर चुका है, लेकिन अगर हम ग्रास रूट पे देखें, स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर, तो हमें पता चलेगा कि रूट्स हमारी अभी भी डेवलप नहीं हुई हैं। तो मेरे मन में सर एक सवाल आया था कि पढ़ तो रहा है इंडिया, लेकिन बढ़ क्यों नहीं रहा है? और उसका उत्तर सर मुझे मिला मेरे ही आसपास की इलाके के आसपास के, जब मैंने सरकारी स्कूलों का हाल देखा सर, वहाँ पे टीचर्स बिल्कुल वेल ग्रेजुएट और एकदम इंटेलेक्ट टीचर्स है, लेकिन वो क्लासेस नहीं ले रहे हैं। और इसका रीजन है क्योंकि उनको कोई डर ही नहीं है, उनके पास जॉब सिक्योरिटी है, उनको नहीं है कि उनको आके कोई निकाल सकता है। उनको उनकी 1 तारीख को उनकी सैलरी मिल जाती है और उसका भुगतान करना पड़ रहा है सर उन बच्चों को, और इसकी वजह से सर इंडिया पढ़ तो रहा है पर बढ़ नहीं रहा है। तो टीचर्स का जो सर ये इनडायरेक्ट करप्शन है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। सबसे चिंता का विषय आपका है, उतना हमारा भी है। ग्रामीण भारत, मैंने अपने जब पहले बोलने खड़ा हुआ था, मैंने कहा कि एक बेटा सरकारी स्कूल में फटी हुई चड्डी से पढ़ता है, वही देश में दूसरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है। अधिकार दोनों का एक है। देखिए, सरकार की कोशिशों में कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा अगर लंबे समय तक हम चलाएंगे तो ग्रामीण भारत रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा है कि ग्रामीण भारत को स्ट्रेंथन करने का अकेला शिक्षा नहीं है, वहां हेल्थ की सुविधा, वहां शिक्षा के अलावा की इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए हर गांव में इंटरनेट से लेके वहां भी कंप्यूटर, लैपटॉप। सरकार का मानना है कि हर गांव में, हर स्कूल में, पंचायत में लैपटॉप हो, इंटरनेट हो, और उनका व्यवसाय कारोबार भी उसी से चले। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। मेरे गांव में तो क्लास प्राइमरी 6 तक ही था, लेकिन मैंने कभी कॉन्वेंट वाले से चैलेंज उठाने का मना नहीं किया। इट डिपेंड्स हाउ यू ग्रो एंड व्हाट यू बिलीव। इसलिए मौके तो मिलते हैं, तो एक जरूर चिंता का विषय है बेटा। एंड सरकार कर रही है, इंटरनेट दे रही है, शिक्षा का काम कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम? वो टीचर्स जो गांव में होते हैं ना, या तो उनके हस्बैंड शहर में रहते होते हैं, या हस्बैंड शहर में है तो उनकी पत्नी गांव में रहती है। तो हमारे पास तबादले के लिए कागज आते हैं, दोनों को साथ ले दो, किसी को गांव में नहीं रहना। गांव से आए हैं उनको भी गांव में नहीं रहना है। सबसे बड़ी समस्या है। मैं 95 का एक उदाहरण देता हूं आपकी समझ के लिए। गुजरात में हम लोग, मैं पहले विधायक बना 95 में, तो हमारी सरकार बनी, तो हमारे पास 220 MBBS डॉक्टर का वैकेंसी था CHC और PHC में।
गुजरात से हमने एडवर्टाइजमेंट किया, हमको नहीं मिला। हमने ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट किया और उसमें ऐसा लिखा, वॉक इन इंटरव्यू, जैसे आप आओगे आपका इंटरव्यू होगा और आपको नौकरी देंगे गवर्नमेंट की। यू वॉन्ट बिलीव, 150 से ज्यादा, उसमें 100 से ज्यादा हमने बिहार से भर्ती किया। क्यों? एमबीबीएस लड़का, वो जो बॉन्ड होता है ना, वो उस समय 75,000 का था, अभी 5 लाख हुआ है, भर देता है। खुद के पास पैसा नहीं है तो ससुर पैसा वाला मिल जाता है, गांव में क्यों जाए? ये मानसिकता है कि मैं उस गांव में पैदा हुआ हूं, मेरा दायित्व है, मैं गांव की सेवा करूं। वो सोच बदलना पड़ेगा। चलो गांव की ओर, नेताओं को कहना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स को कहना पड़ेगा, और उस गांव से जो पैदा हुए उनको भी कहना पड़ेगा, तब गांव खड़ा होगा। हाँ हेलो सर। हाँ, सर बाद में माइक देंगे आपको। सर नहीं जाता है तो एक्शन लेना चाहिए। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज उमंग शर्मा। आपका ले लूंगा, बेटे को बोलने दो। हाँ बोलिए जी, कौन बोल रहे थे? सर माय yes, नेम yes. इज उमंग शर्मा एंड सर हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने सब इक्वल है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। सर एक 17 ईयर का लड़का जिससे एक्सीडेंट हुआ, वो एक गरीब फैमिली से आता था अहमदाबाद में, उसे 20 साल की सजा हुई। सर वहीं पे पुणे में जो पॉश केस हुआ उसमें भी एक्सीडेंट हुआ और उस लड़के को सिर्फ एक ट्रैफिक पे ऐसे लिखवाया गया। सर लॉ सेम है, क्राइम सेम है, तो सजा इतनी अलग क्यों है सर? ठीक है, बैठिए बेटा। देखिए, सजा का प्रावधान और सजा देना ये जुडिशरी का काम है, वो गवर्नमेंट का काम नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं पूरा कह रहा हूं। और लड़का चाहे राजस्थान का हो, अहमदाबाद का हो या बिहार का हो, लड़के तो भारत के हैं। कानून और अभी भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी था उसका बदल हुआ है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। तो सजा का काम कोर्ट का है। हां, गलती कहां होती है? वो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होता है और जब वो जांच करके रिपोर्ट कोर्ट में वो प्रस्तुत करना होता है, उसमें जो कुछ कर लेते हैं, समझे? वजह यही है, कोई छूट जाता है, किसी को सजा होती है। क्यों? कि इन्वेस्टिगेशन, देखिए क्राइम में क्या है, 2 चीजें हैं। एक तो गुना रजिस्टर करना, भले 1000 हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसका सॉल्यूशन लाना, गुनहगार को पकड़ना और बेकसूर को छोड़ना, वो कोर्ट का काम है। आखिरी, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कोई ब्यूरोक्रेसी अधिकारी, पुलिस ऑफिसर जो भी हो, वो कोई न कोई बहाना निकाल के बचाने का प्रयत्न करती है। उसके हिसाब से कोर्ट तो इट इज बिजनेस ऑन एविडेंशियल एक्ट, कोर्ट तो बिना प्रूफ तो सजा नहीं देती। खुद देखा होता तो भी नहीं बोल सकते। बेस्ड ऑन द पेपर्स, बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन होता है। इसलिए ये होता है, ये हर सरकार को देखना चाहिए कि निर्दोष को सजा ना हो जाए और दोषी छूट ना पाए। वो मानते हैं, पक्का है, वो करना चाहिए। बस बस
हेलो, आप लोग यहीं बैठे रहेंगे, डेलीगेट सारे यहीं बैठे रहेंगे। हमारे अतिथियों को लेकर राजेश जी खाने में जाएंगे। राजेश जी आप सर को लेकर खाने में जाइए। डेलीगेट सब यहीं बैठे रहेंगे। रवि उस गेट पे चले जाइए, कैसे उस गेट पे आ जाइए। टीचर्स, फैकल्टी और डेलीगेट्स है, वो अपने गेस्ट है, वो खाने के लिए आमंत्रित है। बच्चों को नहीं खिलाओगे? बच्चे बाद में तुरंत बाद आए, आप ले लिए, बच्चे आपसे बात करेंगे। तो इसका भी प्रश्न है। आपके पास ये मौका रहेगा कि सर खाना खा लेंगे, उसके बाद में खाने के दौरान भी हम लोग 15 मिनट 20 मिनट उनसे बातचीत और कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसको टाइम को एक्सटेंशन किया है। इसलिए हमने तय किया है कि हम लोग जो आज का लंच ब्रेक है उसको थोड़ा लंबा कर रहे हैं। 2-4 अभी बैठे रहेंगे, अभी कोई नहीं जाएगा, हम में से कोई नहीं जाएगा। सर आप ज्वाइन कीजिए उनको, हम में से कोई नहीं जाएगा, स्टूडेंट सब यहीं रहेंगे, खाली वो जाएंगे। 2:40 पे हम लोग वापस यहाँ मिलेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जिस प्रकार से आप हाथ खड़े कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप बातचीत कर रहे हैं, उस स्थिति में हम लोग जो है प्रश्नोत्तर का तीसरा तरीका जो अपनाते हैं वो अपनाना शुरू कर देंगे। वो सिस्टम यही है कि आपको प्रश्न लिखित में देना पड़ेगा और लिखित के प्रश्न आ जाएंगे, फिर लिखित में उत्तर देंगे। अगर आप इस तरह से अनडिसिप्लिन रहेंगे, हम लोग वापस आफ्टर लंच वापस मिलेंगे, वापस हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग ठीक करें। लेकिन आप जिस तरह से हाथ खड़े कर रहे हैं और अपना प्रश्न करते हैं, तब तो आप सीरियस रहते हैं, बाकी टाइम पे आपकी बातचीत चलती रहती है। ये जो आपका तरीका है ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा भारतीय संसद में कभी भी नहीं हुआ है। ये 28वां प्रोग्राम है जब बार बार इतनी बार आपको टोकना पड़ रहा है। आप कॉलेज के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, सेलेक्टेड स्टूडेंट हो, और आप में से हर आदमी अपनी जेब से पैसा खर्च करके आया है, ठीक है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पैसा यूनिवर्सिटी ने दिया है, तो यूनिवर्सिटी का पैसा दिया है उसको भी आप फ्री मत मानिए, उस यूनिवर्सिटी में भी हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए। आप प्रश्न खूब खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, कल उन्होंने सवाल किया था, एक बोला था ना, गवर्नर साहब ने एक बात बोली थी कि एक आदमी के साथ मावलंकर साहब खाना खा रहे थे, और जब खाना खा रहे थे तो उस आदमी ने खाना जूठा छोड़ दिया। तब मावलंकर साहब ने उसको बोला कि जब अपने खाने का मैनेज आप नहीं कर सकते तो इस देश का मैनेज क्या करेंगे। तो आप में बात वही आ रही है, आप में और उन राजनेताओं में कोई अंतर हमको अब नजर नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल, आपको कटु लग रहा है लेकिन मैं सत्य बात बोल रहा हूं। आप सवाल खड़े कर रहे हैं, हर आदमी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप राजनेताओं पर सवाल कर रहे हैं, आप ऑफिसर्स पे खड़ा कर रहे हैं, आप अपने अभिभावकों को सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हम इनोसेंट है, लेकिन आपका जो वे ऑफ टॉक, वे ऑफ प्रश्न करने के बाद में अगले अतिथि ने क्या बोला उसको सुनना ही नहीं है, अगला सवाल खड़ा कर देते हैं बिना सुने। अपने स्पीच में उन्होंने जो चीज स्पष्ट करी, उससे जो चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दी जिसमें सवाल होता ही नहीं है, ऐसे 17 सवाल आपने किए हैं। उन्होंने मेरे को बताया क्या तो जी आपने इस बच्चों का सिलेक्शन कैसे किया, तो क्यों, वो 17 सवाल होता है तो मैं दे चुका हूं, मैं वो डायरी शायद नहीं छोड़ के गए। तो फिर हमारा जो समय है उसका समय हम लोग खाली इसलिए सवाल कर रहे हैं कि मैंने भी सवाल किया। जिस आदमी से आप सवाल कर रहे हैं वो 13 बार का एमएलए है, गुजरात जैसे राज्य का गृह मंत्री रहा है, उत्तर प्रदेश का बीजेपी का प्रभारी रहा है, प्रधानमंत्री जी का जब इलेक्शन होता है तो बनारस का पूरा चुनाव वो ही संभालते हैं। सामाजिक जीवन बहुत लंबा रहा है उनका। स्कॉलर कैसे मैंने आपको बताया है, आपने उनका स्पीच भी सुना होगा कि अब तक जिनका स्पीच सुना उनको अगर कंपेयर करें तो इनकी हाइट सुपर है। तो आप उनसे कोई पोलैंड का, कोई इजराइल का, कोई श्रीलंका का, नेपाल का एक ही सवाल नहीं किया आपने। हम लोग आपको ये तो बताने की कोशिश करेंगे, आप वही अग्निवीर से कितने सवाल आप लोगे, और उससे आपको पता है उसकी मेरिट डिमेरिट सब पता है, वो भी जानते हैं। उससे आपको जो एक गोल्डन चांस मिला ना, उस गोल्डन चांस को आप भुना नहीं पाए। आपने एक भी सवाल बांग्लादेश पे नहीं किया, आपने एक भी सवाल ट्रंप ने हम पर जो टैरिफ लगाया उस पर नहीं किया, जबकि एक्सपर्ट थे, ये फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट थे। आपने एक भी सवाल डेमोक्रेसी से नहीं किया। तो आप जो प्रश्न कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोले साहब हमारा नंबर नहीं आया, तो हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि इसको माइक नहीं देना, उसको नहीं मारने देना। आपको स्टार्टिंग में लगा कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमने आप में से किसी को भी बिना जाने उसको माइक दे दिया, फिर भी आपकी शिकायत है। हमने उनको भी बदल दिया, फिर भी आपकी शिकायत है, फिर बदल दिया, फिर भी शिकायत है। एक आदमी अल्टीमेट कितने सवाल करेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको खाली एक ही है, डायरी में एक पन्ना नहीं लिखा है, एक सिंगल वर्ड नहीं उनकी डायरी में, मैं देख चुका हूं, लेकिन सवाल खड़े कर रहे हैं। आप देखिए, मैं जिनका नाम नहीं बोल रहा हूं, नाम बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, जो जो सवाल कर रहे हैं उनकी डायरी देख लीजिए आप,
खुद ही देख लीजिए अपनी डायरी। तो ये ईमानदारी अपने बीच में रखी है। ये ईमानदारी, आपकी ईमानदारी आपके काम आएगी, हमारी ईमानदारी हमारे काम आएगी। लाइव बंद कर दीजिए। ये आपको देखना चाहिए। अब ये सब चीजें पूरे इंडिया में डिलीवर हो चुकी है कि यूथ पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं बच्चे। तो मैं खाली आपसे आग्रह कर सकता हूं, बीच में तो डांटना, चूंकि पढ़ना पड़ता है, क्या करें, डिसिप्लिन करना है इसलिए करना पड़ता है। आनंद हमको भी नहीं आता, हमारे मन में ग्लानि होती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को बुलाया गया, इतनी दूर दूर से बच्चे आए हैं, कहां से आए, कितनी परेशानी हो रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट अगर आप ये करते हो तो हम लोग बताओ क्या करना है। पर्ची सिस्टम कर दे, बता दिए, ताली बजा दीजिए, पर्ची सिस्टम कर देते हैं। ताली बजेगी तो मान लूंगा पर्ची सिस्टम कर दे। पर्ची सिस्टम कर दे ना, तो रुक जाइए फिर। तो दोबारा मेरे को एक भी हाथ ऊपर नहीं दिखना चाहिए। जब आपके पास माइक आए, एक बार आपने हाथ खड़ा कर दिया, हाथ वापिस नीचे। और ये कमेंटबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बार में किसने कमेंट किया तो उसके सामने मार्शल का उपयोग करूंगा, 4 लोग उठा के बाहर रखेंगे आपको। ये जो कमेंटबाजी कर रहे हैं ना, इनको तो अंतिम बार बोल रहा हूं मैं कि 4 लोग उठा के सीधा बाहर डालेंगे आप। तो आप मार्शल भी देख लोगे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक मार्शल भी होता है। हम चाहते हैं कि मार्शल का उपयोग नहीं करें हम लोग, बाकी चीज का उपयोग नहीं करें, लेकिन अल्टीमेट आप वही चीज करने को मजबूर कर रहे हो। ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है, 13 लोग है खाली, 13। लेकिन 13 लोग जो है आपका पूरे का माहौल खराब कर रहे हैं। तो आप भी उन 13 लोगों को सपोर्ट मत कीजिए। आप भी उनको खाने के दौरान बाकी टाइम बताइए कि भैया आप क्या कर रहे हो, आप अपना समय भी जाया कर रहे हो, हमारा समय भी जाया कर रहे हो। तो ये चीज हमको सोचनी चाहिए कि हम लोग किस बात के लिए आए हैं। अपना 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण वो खराब करके आए हैं। सुबह रात को हम सो नहीं पा रहे हैं टाइम से, सुबह फिर हमको 7 बजे 7:30 बजे हमको ब्रेकफास्ट आप दे रहे हैं, 8 बजे से लेकर 6 बजे तक हम लोग बैठते रहते हैं। लंच टाइम में भी आधे घंटे का टाइम आप हमको देते हो, और उसमें भी हमको बाथरूम करने के लिए भी आप रोकते हो, पानी के लिए भी रोकते हो। रोक रहे हैं ना, सब कुछ कर रहे हैं ना, तो फिर हम लोग समय का उपयोग करें। आशा करूंगा आपसे कि अब ऐसा नहीं होगा। आप खुद ही इसको करने की कोशिश कीजिए। ये पार्लियामेंट आपका है, और मैं तो चाह रहा हूं कि जिसे ये पार्लियामेंट है और आप अपने आप भी पार्लियामेंट कीजिए। हमसे जो फैसिलिटी चाहिए, फैसिलिटी आप लीजिए, लेकिन प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमारा 28 साल का ये एक अनुभव रहा है, हमने अच्छी पार्लियामेंट की है। इस बार जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, ऐसा अब कल नहीं हो, आफ्टर लंच भी ऐसा नहीं हो कि किसी को कुछ बोलना पड़े। और जब तक कोई चीज की डिक्लेरेशन नहीं हो कि आपको बोला कि जाए कि आप जाइए, तब तक आप जाइए नहीं। जब लंच के लिए ब्रेक किया जाए तभी लंच में जाइएगा। बिना ब्रेक के आप कैंटीन में जाके बैठ जाते हैं, कुछ लोग अपने आप बैठ के खाना खाने लग गए। तो ऐसे अनडिसिप्लिन आप करोगे तो फिर वो उपयोग ही नहीं होगा। और आपको अगर लगता है कि नहीं हमको इतने बैठना ही नहीं है, तो कोई नहीं है, आफ्टर लंच हम लोग खत्म कर देते हैं आज का सेशन, कल मॉर्निंग में कर लेते हैं। आपको इस समय का उपयोग करना है, आपको इस चीज को सीखना है। सर आप खाना खा लीजिए। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। और अभी भी हम लोग जब खाने में जाएंगे तो पहले हमको जो गेस्ट खाना खा रहे हैं वो खा लेंगे खाना। जो खाना खा रहे हैं, कुछ लोग जो उनको बातचीत करनी है वो खाने के बाहर ही रहेंगे, अंदर कोई प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि क्राउड ज्यादा है। जिनको है कि सर से हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, हमारे सवाल का उत्तर नहीं मिला, वो बाहर ही खड़े रहेंगे। और जिनको सवाल नहीं करने वो पहले खाना खा लेंगे। उससे हमारे समय का सदुपयोग भी हो जाएगा और अंदर डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब भी आप कोई सवाल कर रहे हो, जिसका कोई सवाल है, बातचीत करनी है, वो जब बातचीत कर ले तो वो साइड में हो जाए ताकि दूसरे को मौका मिल जाए। आप घेरा बना के 3 लोग घेर के ऐसा नहीं बैठे। मेरा सवाल है, मैंने सवाल पूछा, मैं आउट हो गया, अगला आया, अगले सवाल किया, आउट हो जाएगा। जिसका सवाल नहीं है उस दौरान वो दूर रहे ताकि हर आदमी को वो अकोमोड कर पाए। अब मुश्किल से वो 15 मिनट 20 मिनट रुकेंगे। हम चाहते हैं कि 20 मिनट का उपयोग भी मैक्सिमम हो सके। 20 मिनट में भी अगर 20 सेकंड में आप सवाल करेंगे तो मोटा मोटी 1 मिनट में 3 सवाल होंगे, हो जाएंगे ना। और 20 मिनट में कितने सवाल हो गए? 60, 120 भी बोल रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। तो इतने सवाल तो इनके नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि 20-25 सवाल हो जाएंगे, संवाद हो जाएगा। तो उसको आप मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, आपको भी ठीक रहेगा। फर्स्ट 2:40 पे हम लोग वापस यहाँ पे इकट्ठे होंगे, हम लोग बातचीत करेंगे। एक बात मैं बोलूंगा कि मैं अगले 20 मिनट 25 मिनट आपको दोबारा डिसिप्लिन देखूंगा आपका। अगर आपका 20 मिनट का डिसिप्लिन ठीक रहेगा तो हमने असेंबली में एप्लीकेशन डाल रखी है, टेंटेटिव आप सबको राजस्थान असेंबली की विजिट करने का परमिशन मिलेगा। लेकिन मैं अगले 20 मिनट का देखूंगा, अब से लेके 3 बजे तक का आपका डिसिप्लिन देखूंगा।
अगर उस डिसिप्लिन में मेरे को 10 लोग भी फेल मिले, टेस्टिंग में 10 लोग फेल हुए, तो मैं आपको विधानसभा लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि विधानसभा में अगर आप इस ढंग की कोई गतिविधि करते हो, जिस ढंग से आप यहाँ कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पे माफी नहीं है, मैं वहां कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद में क्या है कि आगे जो हम लोग विजिट करवाते हैं ना, उनका भी रास्ता बंद हो जाएगा। अगर आप रास्ता बंद करवाने के लिए जाना चाह रहे हो, तब तो हम लोग परमिशन नहीं मांगे, आप खुद तय कर लीजिए। और ये भी तय कर लीजिए कि जो एक यूनिवर्सिटी से 2 बच्चे आ रहे हैं, अगले 1.5 दिन 1.5 डे अभी बाकी है, बिना बोले कल से हम लोग आपको टोके नहीं। 2 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, वो चाहे किसी के भी हो, वो मेरे को साथ नहीं मिलने चाहिए। अब ये टेस्टिंग हुई तो ये हमारा फेलियर होगा, आपका तो फेलियर होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि स्टूडेंट तो हमारा फेल होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगले 1.5 दिन बिना बोले, बिना संकोच के आप ये कोशिश कीजिएगा कि, कोशिश नहीं आपको करना ही है, आपके साथ में आपके यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं होगा। आप अगर प्रॉमिस करें तो मैं इसको कंटिन्यू करूं और नहीं तो इसको छोड़ूं मैं, बोलिए होगा ये, मानूं मैं? हमको इसमें कुछ नहीं मिल रहा, आपको ये दूर दूर बिठाने से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हम चाह रहे हैं कि कम से कम जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो अपना पेमेंट करके यहाँ पे आए हैं। 367 स्टूडेंट हमारे यहाँ पे इस हॉल में है और सारे बच्चे पे करके आए हैं, कोई भी एक भी बच्चा, सिंगल बच्चा भी यहाँ पे फ्री नहीं है ना। तो जब इतने स्टूडेंट हमारे बीच में आए हैं तो हम उसका समय का सदुपयोग करें, अपने चीज को बेटर करने की कोशिश करें। ये करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो फिर जैसा चल रहा है वैसे देश चलता रहेगा। हम देश की जिम्मेदारी तो लेना चाहते हैं, हम सवाल तो खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन जो है ना वो विचलित है। मेरा सवाल जब होगा तो मैं बिल्कुल सही रहूंगा। मेरा सवाल लाइव बंद है, खाली कैमरा चालू रहेगा। मेरा सवाल है तब तो मैं सुनूंगा, मेरा सवाल नहीं तो मैं बातचीत करूंगा, संवाद करूंगा। और टाइमिंग का देख लीजिए आप, अटेंडेंस वापिस 2:40 पे अटेंडेंस होगी। अपना आप जो भी ये आई कार्ड प्रिस्क्राइब करते हैं, इधर आधार कार्ड, आधे कॉलेज का आईडी, आप उससे करिए। इस गेट से कोई एंट्री नहीं करेगा, जाने में इधर से जाएंगे, आने में हम लोग वापस उधर से आएंगे। आई कार्ड से एंट्री होगी हमारी। एंट्री के बाद में आपको इस बार कोई नहीं बोलेगा कि कहाँ बैठना है। इस बार आपको अपने आप ही अपना डिसिप्लिन तय करना है और आके डिसिप्लिन में अपने आप बैठना है। अगर असेंबली की विजिट मिल जाएगी 3 बजे तक का आपका डिसिप्लिन देखेंगे। देखिए अभी मैं बोल रहा हूं, अभी बातचीत हो रही है, मतलब मेरे बोलने का कोई मकसद नहीं है। छोड़ दो इसको मैं यहीं पे। अभी देखिए अभी बात कर रहे हैं। कहां से आए आप? कौन सी कॉलेज से है? सोफिया कॉलेज। आप कौन सी कॉलेज से? हाँ, CSU। मैं बोल रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं, कुछ काम की चीज है या सही बोल रहा हूं? तो आपकी अटेंडेंस होगी 3 o'clock तक। हम लोग देखेंगे आपका डिसिप्लिन कैसा है। अगर होगा तो हम सब आपको लेके असेंबली जाएंगे। असेंबली की हमारी विजिट होगी और उस विजिट में हमको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। वहां भी ये ध्यान रखना है कि आपको अपने साथ के स्टूडेंट के साथ में रह नहीं रहना है। आपका सिस्टम आपको पूरा फॉलो करना है। आई कार्ड आपको अपने साथ में रखना है। कोशिश हार्ड कॉपी हो तो हार्ड कॉपी, अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो उसमें मोबाइल में रखना है।